हाँ तो नमस्ते बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज यहाँ पर हल करेंगे हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2026 के लिए जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नमूना प्रश्न पत्र अपलोड किया है उसके क्वेश्चंस और उनको हल करके यहाँ पर देखेंगे, जिसके अंदर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बारीकी से। तो आपको जो है इस वीडियो को अंत तक देखना है और बारीकी से देखना है कि किस तरह से क्वेश्चंस को किए जा रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से जो है लिंक होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है। तो मैं हर क्वेश्चन को यहाँ पर अन्य क्वेश्चन से संबंधित करके भी बताऊँगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। 144 के अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है और इसमें अभाज्य गुणनखंड जो लिखना है उसके अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग आपको लिखना है। मतलब अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। अब बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, 144 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे और 144 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उन अभाज्य गुणनखंडों की जो घातें आएगी उन घातों का योग आपको यहाँ पर इन चार ऑप्शन में लगाना है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि अभाज्य गुणनखंड इसके करेंगे हम, यहाँ 72 आ जाएगा, 2 से करेंगे 36 आएगा, फिर हम 2 से करेंगे 18 आएगा बच्चों, फिर 2 से हम करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे 3 तरी 9 3 आएगा। मतलब 2 कितनी बार आया है बच्चों? 4 बार आया है। तो 2 की घात कितनी हो गई? 4 हो गई। और 3 कितनी बार आया बच्चों? 2 बार आया है, तो 3 की घात 2 हो गई। अब यहाँ पर बोला गया है अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड तो है यहाँ पर 2 और 3, इनकी घात है 4 और 2, तो इनकी घातों का योग कितना हो जाएगा? 4 और 2 कितना हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो घातों का जो योग होगा वो 6 होगा। यहाँ पर 6 पर आपको लगाना है। क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान से वीडियो को देखें और क्वेश्चंस को ध्यान से करने का प्रयास करें जो जिस प्रकार से मैं बताने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका है द्विघात बहुपद में शून्यंकों के योग व गुणनफल का योग पूछा है। अब यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, शून्यंकों का योग कर लेंगे, शून्यंकों का गुणनफल निकाल लेंगे और शून्यंकों का योग निकाल लेंगे। इसके अलावा कुछ करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, शून्यंकों के योग व गुणनफल का योग ज्ञात करना है। मतलब शून्यंकों का योग निकालना है बच्चों यहाँ पर सबसे पहले। तो शून्यंकों का योग होगा आपका पास अल्फा धन बीटा बराबर -b/a होगा। अब यहाँ पर b की वैल्यू है b की वैल्यू 5, तो माइनस का चिन्ह पहले से लग रहा है, बटे में a। मतलब b की जो वैल्यू आ गई, अल्फा धन बीटा की वैल्यू जो आ गई आपके पास वो आ गई -5 आ गई। मतलब शून्यंकों का योग ये आ गया। शून्यंकों का गुणनफल आ गया बच्चों c/a होता है। c की वैल्यू यहाँ पर 7 है, बाई a 1 है। तो शून्यंकों का जो गुणनफल आ गया बच्चों वो आ गया आपका 7 आ गया। अब इन दोनों का योग करना है, मतलब -5 में +7 को जोड़ना है। तो -5 + 7 ये जुड़ गया, तो -+5 7 कितना होता है बच्चों? 2 होगा। 7 में से 5 जाएंगे 2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो 2 आएगा। समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर हमें वहाँ पर उसको हल करना है बच्चों। ये है ये आपके इसके अंदर है मेन चीज़। अगला क्वेश्चन है बिंदु -3 -4 की एक्स अक्ष से दूरी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक्स अक्ष से दूरी, इसमें भी बच्चे गलती करके आते हैं, कभी -3 लिख के आते हैं, कभी -4 लिख कर आते हैं। तो यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी जो होती है वो y वाला निर्देशांक होती है। तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी? यहाँ पर -4 होगी, क्योंकि यहाँ पर हम देखें इसको, ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ। तो तृतीय में चूँकि -3 -4, तो यहाँ पर कहीं होगा -3 -4। ओके। अब यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी पूछी, ये एक्स अक्ष है, तो इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी मतलब ये कौन सा निर्देशांक हो जाएगा आपका? y निर्देशांक होगा। और y की वैल्यू कितनी है आपके पास? -4 है। तो ये चूंकि y का निर्देशांक है इसलिए एक्स अक्ष से दूरी जो होगी वो -4 होगी बच्चों। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर हमें आंसर देना है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन देखिए, 4 और 6 का समांतर माध्य। समांतर माध्य हम जानते हैं 4 और 6 को जोड़ दें, बटे में 2 कर दें, तो इस प्रकार से समांतर माध्य आ जाएगा आपके पास 5। ओके। जैसे कि हमें क्वेश्चन आता है इसमें ABC वाला, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, सारांश में आप देख सकते हैं। तो उसमें यह ध्यान रखना है कि ABC यदि इसके अंदर आ जाता है, जिसकी ABC का समांतर माध्य में C जो है वो A और C का समांतर माध्य होगा। इसमें हम लिख सकते हैं ABC, तो इसमें B इक्वल टू हो जाएगा आपके पास A धन C/2। ओके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है आपका, द्विघात समीकरण का विविक्त कर है। तो द्विघात समीकरण का विविक्त कर
तो विविक्त कर कैसे निकालते हैं बच्चों, सबको पता होगा। d बराबर होता है विविक्त कर का सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका विविक्त कर का क्या होता है, सूत्र होता है। अब विविक्त कर का सूत्र में आपको यहाँ पे लगाना है b की वैल्यू रखना है, a की वैल्यू रखना है और c की वैल्यू रखना है। इस प्रकार से यहाँ पर विविक्त करके आ जाएगा। मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको। d बराबर बी स्क्वायर, b की वैल्यू है -5 का स्क्वायर। इसमें बच्चे गलती करके आते हैं, -4 गुणित a का मतलब √2 और c का मतलब -3√2। ओके बच्चों, तो ये आ जाएगा -5 मतलब 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। -5 √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 3 12 12 दूना 24 हो जाएगा। और 24 और 5 कितने हो गए बच्चों, 29 हो गए। 29 इसका आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि √2 में √2 का गुणा होगा 2 और 4 3 12 12 दूना कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 24 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 24 हो गया और ये प्लस का हो गया, प्लस का 24 और ये √5 का स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगा। तो यहाँ 29 हो जाएगा, है ना, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है समीकरण युग्म के ग्राफ द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर क्या होगी। तो रेखाएं कैसे, अब इसमें बच्चे 100% गलती करके आएंगे। देखिए यहाँ पर इसमें देखिए समांतर लगा, संपाती लगा के आएंगे ना संपाती। इसके अंदर संपाती नहीं होगा इसमें, ध्यान से देखिए। 6 बराबर के इधर है, दिख रहा है आपको, और ये 12 जो है बराबर के इधर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर A1/A2 हम करते हैं, सबको पता है। 3/6 हम करेंगे, फिर 4/8 हम करेंगे, और बच्चे क्या करेंगे जल्दी में 6/12 करके आएंगे, जो यहाँ पर मिस्टेक करेंगे। तो यदि 6 को भी हम इधर लाएंगे तो ये -6 हो जाएगा, तो -6/12 होगा। तो अब ये दोनों तो बराबर हो गए आगे वाले, क्योंकि 3 एकम 3 3 दूना 6 हो गए, 4 एकम 4 4 दूना 12, 1/2 बराबर 1/2, ये दोनों बराबर हो गए। लेकिन ये बराबर नहीं आएगा, तो यहाँ पे रेखाएं जो होगी वो समांतर होगी बच्चों। समांतर पर निशान आपको लगाना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस करना है आपको, ध्यान रखना है। इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है बच्चों, समांतर होती है। ये आपका थेल्स में है, ठीक है बच्चों, सबको याद होगा। त्रिज्या r और थीटा कोण वाले वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र सबको याद होना चाहिए बच्चों। थीटा चाप की लंबाई का सूत्र, एक तो चाप की लंबाई का सूत्र और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र बच्चों रट लें, लिख लें, याद कर लें, 2-4 बार 5 बार उसको लिख लें। θ/360 तो दोनों में कॉमन आता है, क्षेत्रफल और चाप की लंबाई में। और यहाँ पर 2πr, ये चाप की लंबाई में 2πr आ जाएगा। और क्षेत्रफल यदि आपसे पूछते हैं तो πr² वहाँ पर लगाना है, बस इतना सा अंतर है क्षेत्रफल में। θ/360 तो लिखना ही है और πr² लिख देना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन, वो है 4 6 8 10 का nवां पद निकालिए। अब यहाँ पर nवां पद आ गया है। अब n की वैल्यू तो कुछ दी ही नहीं है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, गलत करके आएंगे। तो यहाँ पर nवां पद का मतलब n का मान n ही रखना है, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर an बराबर हम जानते हैं nवां पद का सूत्र है a प्लस, सबको पता है nवें पद का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता भी रखा आपको, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो nवां पद का सूत्र क्या है, a बराबर a प्लस n-1 × d। a की वैल्यू यहाँ आपके पास 4 है, प्लस n-1, n की जगह n ही रखना है, बटे इंटू d। d की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ पर अंतर इतना आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे इसका इंटू कर देंगे, 4 धन 2 का गुणा अंदर कर देंगे, 2n-2। अब 2n 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 2n + 2। तो यहाँ पर बच्चों लिखना है आपको 2n + 2, ये लिखना है आपको यहाँ पर, वह nवां पद ये होगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या बोला गया है आपसे, द्विघात समीकरण में k का मान बताना है जब मूल बराबर हैं। तो मूल कब बराबर होते हैं, जब d बराबर 0 होता है, याद कर लें इसको। तो b² - 4ac बराबर 0। b की वैल्यू कितनी है, -6, तो -6 का वर्ग हो जाएगा, -4 a की वैल्यू कितनी है 3 गुणित c की वैल्यू कितनी है k बराबर 0। 4 3 12 12 36 3 आ जाएगा इसका वैल्यू, क्योंकि 6 का वर्ग 36 हो जाएगा बच्चों। 36 बराबर 4 3 12 और 12 जो है इधर चला गया, 12 k हो जाएगा। तो 12 के 12 नीचे चला गया, तो 12 3 कितने हो गए 36। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी। यहाँ पर 3 लगाना है। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से घिरा हो। एक वृत्तीय क्षेत्र, ये वृत्तीय क्षेत्र बनाया, वह भाग जो जीवा, ये जीवा होती है जीवा, और संगत चाप, ये संगत चाप है,
तो जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्रफल, ये घिरा क्षेत्रफल, बताओ इसको क्या कहेंगे, इसको वृत्तखंड कहेंगे। ओके, तो यहाँ वृत्तखंड लगाना, वृत्तखंड की परिभाषा भी बच्चों आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद है एक खंबे की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर हो तो उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। बच्चों इसको तो आपको रट लेना है, याद कर लेना है। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर वीडियो भी बना चुका हूँ मैं, एक छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने। आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि समकोण त्रिभुज में आधार और लंब बराबर हो तो कोण कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। हमेशा ध्यान रखें, ये है आपका आधार, ये है आपका लंब। तो यहाँ पर दे रखा ऊंचाई और छाया, तो ऊंचाई तो एक पेड़ है बाय द वे ऐसा, या खंबा है तो खंबा सीधा खड़ा होता है। अब खंबे की जो है सपोज कीजिए छाया है, ओके, तो ये छाया उसने बोला है खंबा, खंबे की छाया और ये खंबा दोनों सेम है, बराबर है, मतलब ये आधार और ये ऊंचाई दोनों सेम है। जब आधार और ऊंचाई सेम होती है तो कोण 45 डिग्री होता है बच्चों, ध्यान रखें। ओके, उल्टा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर, 45 डिग्री का कोण दे दिया, ओके, खंबे की ऊंचाई दे दी और आपको उसकी छाया की लंबाई निकालना है, तो जो खंबे की ऊंचाई होगी वही छाया की लंबाई होगी बच्चों 45 डिग्री के कोण में। हमेशा ध्यान रखें, इसको रट लें, कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में सत्य असत्य कथन, अब आपका है थर्ड में से फर्स्ट सत्य असत्य में देख लेते हैं अपन यहाँ पर थोड़ा सा। दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान हो, शीर्ष कोण समान हो तो वह समरूप त्रिभुज होते हैं। सत्य है, बिल्कुल सत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और बुक में इसका क्वेश्चन भी है, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब दो समद्विबाहु त्रिभुज, समान भुजाएं, दो समान भुजाएं जिनकी है। अब उनके शीर्ष कोण भी समान है, ये शीर्ष कोण है, ये दोनों समान है, तो भुजाएं क्या होगी, इन दोनों की अनुपातिक होगी। शीर्ष कोण समान है, भुजाएं अनुपातिक है, और त्रिभुज कोण क्या होंगे, समरूप होंगे बच्चों, ये ध्यान रखना है। भुजाएं अनुपातिक है, शीर्ष कोण एक समान है, तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद है बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु मूल बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु सूत्र कई बार पूछा गया है बच्चों। मध्य बिंदु सूत्र क्या है, मध्य बिंदु सूत्र लिखने के लिए भी पूछते हैं, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, ये आपका मध्य बिंदु सूत्र है बच्चों, ध्यान रखें। अब इन दोनों में ध्यान रखें, यहाँ पर देखें तो आपका -3 और 0 है और एक है 3 और 0, तो -3 को 3 में जोड़ेंगे, बटे में 2 करेंगे, कितना आएगा, ये 0 आएगा। तो 0 बटे 2 मतलब 0 होगा, और 0 में 0 को जोड़ेंगे, 0 धन 0 बटे 2, तो 0 हो गया है। तो एक तो आगे भी 0 और पीछे भी 0, तो मूल बिंदु है कि नहीं है, ये मूल बिंदु है। तो मध्य बिंदु क्या होगा, इसका मूल बिंदु होगा। तो क्या होगा बच्चों, ये भी सत्य होगा। ओके बच्चों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मूल रेखाखंड का मध्य बिंदु मूल बिंदु होगा। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत जीवा से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। करके देख लेते हैं, ये आपका वृत्त है, ये आपकी त्रिज्याएं हैं, ओके, तो ये वृत्त है और ये त्रिज्याएं हैं, और इनकी संगत जीवा नहीं आता है बच्चों, संगत चाप आता है। संगत चाप यदि होता है यहाँ पर तो उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड कहलाता है। तो लेकिन संगत जीवा है, संगत जीवा, तो इससे घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड थोड़ा ना कहलाता है। त्रिज्यखंड तो है बच्चों, ये कहलाता है, ये संगत आपका चाप है, ये त्रिज्यखंड कहलाता है। अब इसके अनुसार क्या कह रहा है, ये ए से कह रहा है। अब ये संगत जीवा है, अब ये यहाँ तक, अब ये छूट गया नीचे वाला। अब जब नीचे वाला ये छूट गया है तो इसको हम त्रिज्यखंड नहीं कहेंगे। त्रिज्यखंड तो ये होता है इतना, जिसमें संगत चाप आता है, तो ठीक है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा बच्चों, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है आपके। इसके बाद है किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु पर तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ओके, एक बिंदु वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा होगी, एक स्पर्श रेखा होगी। तो यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं, तो एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा ही होगी, एक बिंदु है एक स्पर्श रेखा होगी। तो ध्यान रखें, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, सत्य है, तो यहाँ पर भी आपको सत्य लगाना है, ठीक है। और इसके बाद अगला है यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, बिल्कुल सही, एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श करती भी शब्द आ सकता है यहाँ पे, प्रतिच्छेद करते भी शब्द आ सकता है।
केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों मापकों के अनुभाविक संबंध जो होता है वो ये होता है, क्या है, सत्य है, तो ये असत्य हो जाएगा। ओके, क्योंकि 3 गुणित माध्यिका बराबर 2 गुणित माध्य होता है। यहाँ पर 2 आता और यहाँ पर धन 1 बहुलक, यहाँ 2 की जगह 1 आता, तो ये आपके लास्ट वाला जो है वो असत्य हो जाएगा बच्चों। ये संबंध है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। मैं संबंध चाहो तो आपको समझा देता हूँ और याद करने का तरीका भी बताता हूँ। 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य धन 1 बहुलक। ओके, इसको हम ऐसे याद करेंगे। माध्यिका में 3 शब्द है पूरे पूरे, इसलिए 3 का गुणा है। माध्य में पूरे पूरे 2 शब्द है, इसलिए इसमें माध्य में 2 का गुणा है। बहुलक में 4 शब्द है, इसमें किसी का भी गुणा नहीं है, मतलब 1 का गुणा है। तो यहाँ पर 3 बराबर होता है 2 धन 1। 2 और धन को 1 में धन जो करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। तो यहाँ पर बराबर में 3 आ रहा है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है बच्चों, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बहुत ही सिंपल है। इस प्रकार की सही जोड़ी कई बार पूछी गई है अलग अलग तरीके से। ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, तो वो होती है आपकी 0। कोण 30 डिग्री का जो मान होगा वो आपका कोण 30 डिग्री का मान कितना होगा, कोण 30 की वैल्यू 30 डिग्री की वैल्यू जो है, सॉरी क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोण 30, तो tan 30 का उल्टा होता है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, तो कोण 30 की वैल्यू कितनी आएगी, √3 आ जाएगी। तो यहाँ पर √3 पे लगाना है, तो सेकंड का वो हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका, यहाँ लगा रहा हूँ मैं आपके लिए। ऐसी घटनाएं प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है 0। tan 30 का मान हो जाएगा आपके पास √3। फिर कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ओके, इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। सूत्र है ऐसे ही, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय 2πr/h होता है। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण में 3πr² होता है। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है तो 2πr² आता है यहाँ पे। ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है आपके, एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। उन्नयन कोण की परिभाषा। उन्नयन कोण, जब वस्तु ऊपर की ओर स्थित हो और हम, यदि कोई वस्तु ऊपर है और हम उसे देख रहे हैं, तो जब वस्तु ऊपर की ओर स्थित होती है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। प्रथम पद ए सारवंतर डी वाली समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र लिखना है। आराम से हम लिख सकते हैं। सूत्र है Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d होता है बच्चों। ठीक है, यह हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ है, जिसमें एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त सभी संभव परिणामों की संख्या। एक सिक्के को कितनी बार उछालेंगे अपन, 3 बार उछालेंगे, तो 3 बार उछालेंगे प्राप्त सभी संभव परिणामों की संख्या 2 × 2 × 2 मतलब 8 होगी। ये आपको लिखना है। कैसे है, सभी परिणामों की संख्या भी आपने को लिखना है, तो 8 हो गई। वो कैसे है हम बता सकते हैं। जैसे कि एक सिक्के को 3 बार उछाला तो तीनों पे मान लिया हेड आ गया। ठीक है, या फिर हो सकता है, यहाँ पे मैं थोड़ा ढंग से आपको लिख देता हूँ, तीनों पे हेड आ गया, तीनों पे टेल आ गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको, जो है दोनों पे, 2 पे टेल आ गया और तीसरे पर हेड आ गया। फिर इसी तरह से यहाँ पर 2 पे, 1 पे टेल आ गया, दूसरे और तीसरे पर हेड आ गया। ओके, या फिर हो सकता है यहाँ पर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया। इस प्रकार से भी हो सकता है, हेड आ गया, टेल आ गया और फिर हेड आ गया, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है, या फिर जो है वो हेड टेल आ गया, दोनों पे हेड आ गया पहले और फिर बाद में टेल आ गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद एक और यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कि हेड आ गया और टेल आ गया। हेड या फिर टेल यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे कि टेल हेड, या टेल हेड टेल, या हेड टेल और हेड, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ओके, ये नहीं आया आपके पास शायद, टेल हेड नहीं आया शायद। ओके, हेड टेल
हेड, टेल और टेल। इस प्रकार से यहाँ पर हम ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसको एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणामों की संख्या आ जाएगी आपके पास, वो 8 होगी। लिख सकते हैं आप, थोड़ा और लिखने का यदि उसको प्रयास करें। तीनों पे हेड आप खुद लिख सकते हैं बच्चों, तीनों पे टेल, थोड़ा सा और समझा देता हूँ मैं आपको। फिर 2 पे, माना कि अब हेड की बात करते हैं, तो हेड टेल, ओके, या फिर हेड टेल फिर टेल, ऐसा आ सकता है। कितने हो गए? 4 हो गए, है ना। हेड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, हेड टेल हो गया और हेड टेल हो गया। अब क्या करेंगे? अब टेल की बात करेंगे, तो टेल या टेल हेड हो गया, ऐसा भी हो सकता है, या टेल हेड हो गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। और एक और यहाँ पर आ गया, अब टेल हेड आ गया, टेल हेड भी हो जाएगा, और टेल हेड, ये आपके पास 8 आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। इसके बाद है बिंदु ए बी की मूल बिंदु से दूरी क्या ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, √a² + b², ये आपकी मूल बिंदु से दूरी आपको लिखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा क्या है? तो वृत्त की छेदक रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर छेद करती है या प्रतिच्छेद करती है, या हम लिख सकते हैं रेखा और वृत्त के 2 उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। तो एक रेखा ये है, माने कि ये PQ रेखा है। अब इन दोनों, इस रेखा और वृत्त के 2 उभयनिष्ठ बिंदु हैं, तो हम इस PQ रेखा को हम क्या बोलेंगे? इसकी छेदक रेखा कहेंगे। माना कि A और B 2 बिंदु है, तो उभयनिष्ठ बिंदु यदि 2 है, किसी वृत्त को यदि कोई रेखा काटती है और उसके 2 बिंदु उभयनिष्ठ है, तो उस रेखा को हम क्या बोलेंगे? वहाँ पर उसकी छेदक रेखा कहेंगे बच्चों। ठीक है, और चित्र भी आपको एग्जाम में बनाना है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन सबको बच्चों को पता होना चाहिए। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय आपका एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि हम एक रेखा खींचते हैं, तो समांतर रेखा खींचने पर वह अन्य दो भुजाओं को, त्रिभुज के अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद करने पर वह अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है, और यही आपका थेल्स प्रमेय है बच्चों। थेल्स प्रमेय आपको लिखना है, चित्र भी बनाना है, बहुत ही ढंग से चित्र बनाना है, व्यवस्थित तरीके से चित्र बनाना है। A, B, C, D और E, तो यहाँ पर AD/DB बराबर AE/EC, ये भी आपको बच्चों लास्ट में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, जिसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को, क्वेश्चन को मैंने ब्रीफली से आपको यहाँ पर समझाया। क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कर लेना है, मैं आपके क्वेश्चंस बता देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन यदि नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बहुत ही इजी पेपर है, और पूरे क्वेश्चन पेपर को आपको सोल्व करना है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। और लास्ट में बताता हूँ, बहुलक और माध्यिका के क्वेश्चन को जरूर करें, इनके प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।